student, now we are going through with what? Wave optics, and we are going through with wave optics with the starting. And the first thing is, first of all, we are not able to understand whether the light is wave nature or whether the light is particle nature, although in nowadays we know that light is dual in nature. So in chapter 9 we have studied the ray optics. In chapter 10 we are going to study wave nature of light. But before going to the wave nature of light, Sir Isaac Newton has given his some theory, and that theory is said to be what? Corpuscular theory in 1675. और इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में? फर्स्ट पॉइंट ही हैज गिवन दैट एवरी लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पुसेल्स। तो इन्होंने बताया जो जितने भी लाइट के सोर्स हैं वो छोटे छोटे कॉर्पुसेल्स हैं। इस तरह से छोटे छोटे कॉर्पुसेल्स, मान लो ये कोई मेरे पास में एक बल्ब है, तो अगर मैंने ये बल्ब का शेप बनाया है इस तरीके से, तो इससे जो लाइट निकल रही है वो छोटे छोटे किस्म निकल रही है कॉर्पुसेल्स में, जिनका नेचर कैसा होगा? इलास्टिक होंगे, वो रिजिड होंगे, वो कैसे होंगे? मासलेस होंगे, और कैन हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, अब मासलेस लिए कि अगर लाइट कहीं से गिर रही है, हमारे सर पे गिरे, कहीं पर भी गिरे, तो हमें क्या हो सकता है? चोट लग सकती है। इसलिए हमने कंक्लूजन माना कि वो कैसा है? मासलेस। ये सब एजम्पशंस हैं। दूसरा, दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन शो करती है। एंड दीज कॉर्पुसेल्स हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। मतलब जितने भी कॉर्पुसेल्स हैं इनकी स्पीड अलग होती है, अलग मीडियम में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही हैज टेल दैट the corpuscles has more speed in denser medium than that of what? Rarer medium. मतलब speed in denser medium is more and speed in rarer medium is what? Less. इसको नोट कर लीजिए कि न्यूटन ने क्या कहा था corpuscle theory में, कि speed in denser medium is more than that of in what? Rarer medium. थर्ड, इन्होंने कहा कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। डिफरेंट कलर्स ऑफ कॉर्पसेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जैसा आप जानते हैं विग्योर में वायलेट कलर का अलग शेप होगा, इंडिगो का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा। ये इन्होंने एज पर द वेवलेंथ, एज पर द फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऐसा बनाया। तो क्या क्या कंक्लूजन कॉर्पसेल्स थ्योरी में दिए गए? पहला दिया गया रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट, दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा इन्होंने दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, ये छोटे छोटे कॉर्पसेल्स यहाँ पर आके पड़े और ये इस तरीके से रिबाउंड कर गए, क्योंकि ये मीडियम कैसा है? इलास्टिक था। इन्होंने क्या बताया कि ये कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं, इसलिए ऐसा कहा। तीसरा इन्होंने रिफ्रैक्शन दिया। अब रिफ्रैक्शन में सपोज करिए लाइट के पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये मीडियम कैसा है? रेयरर है, और ये कैसा है? डेंसर। इन्होंने दोनों समझाने की कोशिश करी थी। यहाँ पर ही बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय दिस and this, so net force will be exerted on this direction. So if this particle is going in this way, it should be moved in this direction because of what? Net force, due to which he has explained what? Refraction. Third, what he is not able to explain, he is not able to explain interference, diffraction and many more things. So this is given by what? Corpuscle theory, and it is given by what? Sir Isaac Newton in 1675 around. Now we are moving to what? In the same era, there is another scientist that is Huygens, and he has given, at the same time, he has given the Huygens wave theory in 1678. इन्होंने बताया कि लाइट क्या होती है? मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव जैसा हम पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, इसको चलने के लिए, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो अगर देखा जाए मैकेनिकल वेव है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हम देखें सन से लाइट अर्थ पर आ रही है, तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। इन्होंने एथर थ्योरी का यूज़ करा। इन्होंने बताया सन और अर्थ के बीच में एथर है, और एथर थ्योरी के हिसाब से इन्होंने बताया कि एथर इज अ हाईली डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। अगर कोई चीज़ हाईली डाइल्यूट होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, रो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ई हाईली इलास्टिक मतलब ई ज़्यादा हो जाएगा। इस रेशियो के हिसाब से क्या पाया गया? जो वी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज पाया जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। बट इस थ्योरी को इस समय नहीं माना गया, क्योंकि न्यूटन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, बहुत ज़्यादा हाईली नोन था, और इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। इस थ्योरी को माना गया आफ्टर द फुकॉल्ट एक्सपेरिमेंट इन 1850। फुकॉल्ट ने बताया कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम एंड रेयर इन व्हाट? डेंसर मीडियम। बट इन्होंने एक्सपेरिमेंटली उल्टा प्रूफ कर दिया कि लाइट ट्रेवल फास्टर इन रेयर मीडियम देन इन व्हाट? denser medium. Then again Huygens theory came into what? Interaction,
and people think that the corpuscle theory is what? Wrong. And later on, slowly and gradually, corpuscle theory is people has forgot, and the people started the Huygens theory of wave. And what does the things prove by Huygens? He has proved reflection, diffraction, interference, diffraction. All the four things he has proved: reflection, refraction, interference, diffraction. Reflection, he has said that the light is having very high speed, so its frequency is less, so it will travel in a straight line and can come back. Refraction, he has proved both the laws, reflection and refraction, which is in our syllabus. We will go through with this. He has, after that, interference, polarization, all the things come, but he is not able to explain polarization of light. तो हमने देखा कि हाइजेंस ने हमको बताया कि लाइट कौन सा नेचर शो करती है, वेव नेचर शो करती है। फिर हाइजेंस ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। पहला चीज़ इन्होंने बताया वेव फ्रंट, इसके बिना थ्योरी नहीं चल सकती। इन्होंने तरीके से बताया वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज सेट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज, मतलब कुछ पॉइंट्स का सेट है जो किस में होता है, सेम फेज में। समझते हैं, अगर हम 11th क्लास के SHM की बात करें तो एक इक्वेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस वॉट की x। फेज क्या होता है, इस चीज़ को हम कहते हैं फेज। इसमें x क्या होता है, जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, टाइम, और ये y क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता है। सपोज करो ये कोई एक पार्टिकल है, अब ये हर दिशा में चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, इधर फिर इधर, इस तरीके से मान लीजिए ये हर तरफ चल रहा है। 3D है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कैसे चल रहा है, ये स्फीयर की फॉर्म में इस तरीके से हर दिशा में चल रहा है। हमने कोई x1 डिस्टेंस लिया, तो ये मान लीजिए x1 डिस्टेंस लिया, और टाइम कितना ले लिया हमने, समय t1। हमने इस पार्टिकल को चेक करा, यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा और पांचवा, छठा, इस तरीके से हमने सबको मिलाया तो हमको एक मिला। इन सभी पार्टिकल का वेव का जो फेज पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, कांस्टेंट। तो इस चीज़ को जो ये सभी पार्टिकल का कांस्टेंट पाया गया फेज, इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, क्योंकि ये भी कितना है x1 t1 टाइम पे, ये भी कितना है x2 t2 पे, ये भी कितना है x1 t1 पे, ये भी कितना है x1 t1 पे, ये भी कितना है x1 t1 पे, एंड सो ऑन। सभी को मिला लिया तो क्या बन गया हमारे पास में, एक वेव फ्रंट बन गया। तो ये पहला पॉइंट था। वेव फ्रंट क्या होता है, सेट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज, सभी का फेज कैसा है, सेम है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब है रे। अगर हम देखें ये लाइट की रे यहाँ से जा रही है ऐसे, ये से ऐसे, तो वो वेव फ्रंट से हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अच्छा, इस पॉइंट के सभी वेव फ्रंट का फेस कैसा पाया जाएगा, सेम। इसका वेव फ्रंट कैसा पाया जाएगा, सेम। लेकिन इसका वेव फ्रंट और इसका वेव फ्रंट कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है x1 t1 और यहाँ पर है x2 t2। तो इस सभी पॉइंट्स का वेव फ्रंट सेम है, सभी पॉइंट का वेव फ्रंट कैसा है, सेम है, बट इन दोनों का इंडिविजुअल वेव फ्रंट कैसा है, अलग अलग। अगर हम दोनों कंपेयर करें तो इनका वेव फ्रंट कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट्स पाए जाते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने वेव फ्रंट समझा, सेट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इन सेम फेस। ये कैसे चलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। किसके लिए बनता है, ये किसी पॉइंट सोर्स के लिए बन रहा है। अब पॉइंट सोर्स से लाइट रेज इस तरह से हर डायरेक्शन में क्या करेंगी, घूमती हुई पाई जाएंगी, इस तरीके से निकलती हुई जाएंगी। आप 3D शेप समझिए, मान लीजिए ये कोई एक बल्ब है, तो इससे लाइट रे इधर भी जा रही है, 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 ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। अगर मैं इसका वेव फ्रंट कोई x1 टाइम पे देखूं तो इस तरीके से एक वेव फ्रंट बन जाएगा, इस तरीके से दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। सो ऑल दीज वेव फ्रंट्स आपको दिखाई तो पड़ रहा है सर्किल, लेकिन वास्तव में कैसी है, ये स्फेरिकल है। कैसी है, स्फेरिकल। देखिए लाइट रे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसको कवर अप करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्फेयर बनाना पड़ेगा इस तरीके से जो इसको कवर करा। तो ये पहला वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल। पता चला क्या है, दूसरा ही। दूसरा, अगर लाइट रेस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, मतलब कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तब इसको कवर अप करने के लिए कैसा वेव फ्रंट बनता है, आंसर आया प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट बनेगा इस केस में, प्लेन वेव फ्रंट। तो if light ray is coming from infinity, infinity means if the light ray is coming from sun somewhere else, then it is found to be what, plane wave front. Third type of wave front is, let us suppose कि कोई लाइन सोर्स है,
कोई लाइन सोर्स है, इससे लाइट रे निकल रही है, तो लाइट रे इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी हर तरफ, और यहाँ पर हर दिशा में निकलेगी। इसको कवर अप करने के लिए क्या बनेगा, वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल इन शेप बनेगा इस तरह से। इसको कवर अप करने के लिए कैसा बन रहा है, ये सिलेंडर की शेप में बन रहा है। नेक्स्ट, मान लीजिए लाइट रे किसी प्रिज्म के ऊपर आके पड़ रही है, ये कोई एक प्रिज्म है और इसके ऊपर लाइट रेज इस तरीके से आके पड़ रही है, तो ये बताया गया वेव फ्रंट कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द दिस। हम जानते हैं कि जब लाइट रे किसी प्रिज्म में पड़ती है तो वो बेंड करती है उसके बेस की तरफ। अब इसका वेव फ्रंट कैसा निकल के आएगा, ऐसा। तो ये इनिशियल वेव फ्रंट था इसका, इनिशियल वेव फ्रंट, ये दोनों थे, और ये कैसे हैं इसके, फाइनल वेव फ्रंट्स हैं। अब अगर मान लीजिए लाइट रे किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आके पड़ती है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इफ द रेज आर पैरेलल दे विल ट्राई टू व्हाट, बेंड आउट, उसको क्या कर देगी, बेंड कर देगी। तो अभी वेव फ्रंट कैसा था, इनिशियली पैरेलल वेव फ्रंट था। अब पढ़ने के बाद कैसा होगा वेव फ्रंट, ये होगा, क्योंकि सर्कल बनाएगा इस तरीके से। तो दीज आर व्हाट, वेव फ्रंट्स। तो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। देयर आर टू बेसिक स्टेटमेंट्स गिवन बाय हाइजन। फर्स्ट इज Huygens principle state that each point of wavefront is the source of secondary wavelet, small waves, which is spread in all direction with same speed। समझते हैं इसको। सपोज करो कहीं पर एक पाउंड है और वहां पर आपने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंका, पहले वेव्स कहाँ जाएंगे, नीचे, फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर उसको आप टॉप व्यू देखें तो सामने से देखा, अगर आपने यहाँ पत्थर फेंका तो एक बार कुछ एक वेव इस तरीके से बनेगी। इनको हमने कल पढ़ा था वेव फ्रंट। इन सभी का क्या चीज सेम रहेगा, वेव फ्रंट का सभी का फेस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा। अब इस सोर्स को हम देख लें तो ये अपना एक वेवलेट बनाएगा, ये अपना वेवलेट बनाएगा, ऐसे करके बहुत सारे वेवलेट्स बनेंगे। इन सभी वेवलेट्स को हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब अगला पॉइंट क्या है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, ये कहलाता है हमारा प्राइमरी वेवलेट। इनफैक्ट प्राइमरी वेवलेट को हमने कल समझा था एक तरीके से, क्या हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया। इसका सेट ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर मूविंग व्हाट, सेम फेस। इस प्राइमरी वेवलेट का जो भी सारे के सारे पॉइंट्स किसकी तरह काम करना शुरू करेंगे, एक सोर्स की तरह काम करेंगे, और ये सारे के सारे सोर्स एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह करेंगे। तो इनसे रेज इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इस तरीके से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। ये अब आगे देखते हैं। अगला इन्होंने क्या रखा है, द न्यू वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉइंग अ लाइन टेंजेंट टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब अगर मैंने, ये मेरा प्राइमरी था और ये सारे के सारे मैंने कोई सोर्स ले लिया, इससे एक वेवलेट बनाया हमने सेकेंडरी, ये दूसरा वेवलेट बनाया, ये तीसरा बनाया, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं। कह रहा है कि इन सभी पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। समझते हैं, अगर मान लिया प्राइमरी के लिए टाइम t था तो सेकेंडरी के लिए टाइम कितना होगा, t प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम पीरियड कहाँ के लिए हो गया, इतने दूर के लिए हो गया। दोनों कंडीशन है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं बनेगा वो समझते हैं। इसको किरचॉफ्स ने प्रूफ करा था। किरचॉफ्स ने, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, इन्होंने दिया जो वेव फ्रंट का इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ व्हाट, एंगल थीटा। यहाँ देखें, ये कोई एक वेव फ्रंट ऐसे जा रहा था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कोई एक एंगल ऐसे बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, तो यहाँ पर है। अगर बैकवर्ड की बात करें तो ये पीछे जाएगा, अब एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है, -1, तो थीटा बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, 180, तो इफेक्ट कितना हो गया, 0। इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी इफेक्ट को नहीं देखते, हम इफेक्ट को कहाँ देखते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल का कंप्लीट प्रोसेस हुआ। अब हम देखेंगे कैसे हाइजेंस ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करा था नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।